नमस्कार। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है और बात करते हैं राजधानी रांची की। संथाल में हुए 1000 करोड़ के अवैध खनन मामले में ईडी साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह को लेकर पीएमएल कोर्ट पहुंची, जहां कृष्णा शाह को कोर्ट में पेश कर रिमांड की मांग की। इस पर कोर्ट ने ईडी को कृष्णा शाह से पूछताछ के लिए 5 दिनों का रिमांड दिया है। बता दें कि ईडी ने अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में साहिबगंज के पत्थर कारोबारी कृष्णा शाह को पूछताछ के बाद बुधवार को गिरफ्तार कर लिया था। अवैध खनन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ये 5वीं गिरफ्तारी है। पूछताछ के दौरान कृष्णा ने स्वीकारा कि चट्टान व मिट्टी गिरने से 2 मजदूरों की मौत हुई थी। इससे पहले ईडी ने सम्मन जारी कर कृष्णा शाह को ईडी दफ्तर बुलाया था। करीब 11 घंटे तक ईडी दफ्तर में पूछताछ की गई थी। उसके बाद देर रात कृष्णा शाह को ईडी ने गिरफ्तार किया था। इस बीच कृष्णा शाह को पीएमएलए कोर्ट में पेश कर ईडी ने 7 दिनों की रिमांड की मांग की। इस पर बहस के बाद ईडी को कृष्णा शाह से पूछताछ के लिए 5 दिनों का रिमांड दिया गया। ज्ञात हो कि अवैध खनन मामले में पंकज मिश्रा, बच्चू यादव और प्रेम प्रकाश की पहले ही गिरफ्तारी हो चुकी है। कृष्णा शाह को पंकज मिश्रा का खास सहयोगी बताया जा रहा है। भारत डिजिटलाइजेशन को लेकर लगातार अग्रसर है। इसका एक आधार बिंदु केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत आने वाले प्रज्ञा केंद्र का संचालन है। प्रज्ञा केंद्र का संचालन जब शुरू हुआ तब प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से डिजिटलाइजेशन के तहत जन उपयोगी कार्यों को काफी सुगमता के साथ किया जाता रहा है। हालांकि वर्तमान में प्रज्ञा केंद्रों से बहुत सारे कार्यों को किसी एक केंद्र पर केंद्रित कर दिया गया। साथ ही पहले जहां एक विशेष नियम के तहत प्रज्ञा केंद्र के संचालन का जिम्मा दिया जाता था, वहीं वर्तमान समय में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या लगातार बिना किसी निर्देशन के बढ़ गए हैं। इन्हीं सभी विषयों से अवगत कराने को लेकर झारखंड राज्य प्रज्ञा केंद्र संचालक यूनियन झारखंड राज्य कमेटी की ओर से राजधानी रांची के प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से प्रज्ञा केंद्र संचालन में हो रही दिक्कतों के बारे में पत्रकारों को अवगत कराया गया। इस दौरान इस पूरे मामले में अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर आगामी 7 जुलाई को झारखंड के मुख्यमंत्री से मिलकर एक ज्ञापन सौंपने की बात कही गई। का जो कॉन्सेप्ट 2006 से शुरू हुई और आज 2023 लगभग आधा साल गुजर जाने के बाद अभी तक प्रज्ञा केंद्र के बारे में सरकार जो है जो रवैया अपना रही है वो कहीं न कहीं हम लोग के साथ मजाकिया अंदाज कर रहे हैं, जिससे हम लोग का करियर पूरी तरह से चौपट नजर आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले सरकार ने घोषणा की कि हम ई पंचायत डेवलप कर रहे हैं और सभी ग्राम पंचायत को हम लोग ई पंचायत में डेवलप करेंगे, वहाँ एक प्रज्ञा केंद्र सेंटर भी होगा। लेकिन सरकार को ये अब ये सोच रही कि ई पंचायत प्रज्ञा केंद्र पंचायत भवन में होगा, लेकिन सरकार तो जान रही कि हम लोग जब प्रज्ञा केंद्र की स्थापना की उस समय से एक प्रज्ञा केंद्र पंचायत भवन में अवस्थित है और आज जो है प्रज्ञा केंद्र का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह निजीकरण के हाथों में चला गया है। और निजी हाथों में जाने के बाद क्या हो रहा है कि आज जहां तहां प्रज्ञा केंद्र आप देख पा रहे होंगे कि बिना कोई सिक्योरिटी, बिना कोई मापदंड के जो कुछ पैसे जमा करते हैं और एक प्रज्ञा केंद्र का लाइसेंस ले पाए। और उससे क्या हो रहा है कि हमारी जो सिस्टम थी पहले प्रज्ञा केंद्र में, जो कि लोग जाति आवासीय आय निवास प्रमाण पत्र बना देते, उसकी एक ऑथेंटिकेट प्रमाण होता था कि अमुक प्रज्ञा केंद्र में बनाए, तो वहां पर जो है हमने सत्य डॉक्यूमेंट दिया, उसका वेरिफिकेशन होकर के अच्छा प्रमाण पत्र हमको मिला, यानी कोई फर्जी नहीं है। आज हम मान लीजिए रांची में बैठा आदमी देवघर में प्रज्ञा केंद्र खोल लेता है और किसी व्यक्ति का मान लीजिए स्थानीय निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है और कल हम वहाँ दुकान क्लोज कर लेंगे। सरकार के पास कोई मापदंड नहीं है, दायरा नहीं है कि उसको जांच कर पाए, उसकी सत्यता जान पाए कि उसका रेसिडेंशियल केस झारखंड में बन गया। समान नागरिक संहिता एवं मध्य प्रदेश की घटना के विरोध में विभिन्न आदिवासियों मूलवासी संगठनों ने आगामी 8 जुलाई को राजधानी रांची स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय का घेराव कार्यक्रम होगा। इस बात की जानकारी विभिन्न आदिवासी संगठनों के अग्रणी नेताओं ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर राजधानी रांची में दी। इस मौके पर आदिवासी मूल के नेता रहे अजय तिर्की ने बताया कि जिस प्रकार से आदिवासियों की अस्मिता पर पूरे देश भर में लगातार कुठाराघात किया जा रहा है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। वहीं इस पूरे मामले में झारखंड के केंद्रीय और प्रदेश स्तर के नेताओं की चुप्पी देखी जा रही है, जो काफी निंदनीय विषय है। इन सभी विषयों को लेकर आगामी 8 जुलाई को विभिन्न आदिवासी संगठनों के लोग एक साथ एकत्रित होकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय का घेराव करेंगे और अपना रोष प्रकट करेंगे। आदिवासी के ऊपर अत्याचार है। साथ ही साथ मैं बताना चाहता हूँ जो सिविल कोड यूनिफॉर्म
समान नागरिक संहिता जिस तरह कानून में ला रहा है उसे पूरी तरीके से आदिवासी का अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है और ये अस्तित्व को हम लोग किसी भी तरीके से समाप्त होने नहीं देंगे। ये दोनों मुद्दाओं को लेकर के बीजेपी आवाज का घेराव किया जाएगा और जमकर उसका विरोध किया जाएगा। ये रांची में जो विरोध होगा उसका पूरे केंद्र तक मैसेज जाएगा, पूरे देश स्तर पर मैसेज जाएगा। हम ये बता देना चाहते हैं कि आदिवासी के ऊपर हाथ डालिएगा, हम लोग हाथ काट देने का काम करेंगे। जो नेता है चाहे समीर उरांव हो, अर्जुन मुंडा हो, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, चाहे किसी विभिन्न आदिवासी संगठनों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मूल रूप से मध्य प्रदेश में जो घटना घटी है, एक विचित्र आदिवासी जो पर प्रवेश शुक्ला भाजपा नेता द्वारा पेशाब किया गया है, उसी के संदर्भ में आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। और इस संदर्भ में हमारा कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर स्पष्ट करना ही चाहिए, उस पार्टी के अंदर में अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, समीर उरांव के जो नेता लोग हैं, आदिवासी नेता लोग, उन लोग मुंह खोले, अन्यथा इसके खिलाफ भी हम लोग अब आंदोलन तेज करेंगे। और इसके खिलाफ भी हम लोग तय किए हैं कि कोई हम लोग कार्यक्रम परसों होगा। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले में इन दिनों कोड़ा दंपत्ति एक्शन मोड में है। पहले सांसद गीता कोड़ा एक बैंक मैनेजर को फटकार लगाते हुए दिखाई थी, तो अब पूर्व सीएम मधु कोड़ा को आनंदपुर के थानेदार से लेकर बीडीओ और बैंक मैनेजर को जमकर लताड़ रहे हैं। एक समय था जब मधु कोड़ा झारखंड के सीएम हुआ करते थे, तब उनके सामने बड़े से बड़े अधिकारियों की हवा टाइट हो जाती थी। लेकिन अब वक्त ऐसा बदला है कि कांग्रेस नेता मधु कोड़ा को खुले मन से आनंदपुर के थानेदार, पीडीओ और बैंक मैनेजर को लताड़ना पड़ रहा है, वो भी ऐसे वक्त में जब उनकी खुद के गठबंधन की सरकार झारखंड में चल रही है। हालांकि मधु कोड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने अपने ही सरकार की पुलिस को किसी राजनीतिक दल का खुफिया कैडर बता दिया और पुलिस से लेकर वीडियो पर अवैध कारोबार को संरक्षण देने और भ्रष्टाचार करने को बढ़ावा देने के साथ आम जनता को परेशान करने का बेहद गंभीर आरोप भी मढ़ दिया। वैसे पूर्व सीएम मधु कोड़ा का पुलिस और प्रशासन पर झल्लाहट और गुस्से भरा ये कड़ा अंदाज यूं ही नहीं बरपा है। दरअसल कुछ दिन पहले मधु कोड़ा के कुछ कार्यकर्ताओं को आनंदपुर पुलिस ने हिरासत में ले लिया था, जिसमें सांसद गीता कोड़ा के प्रतिनिधि सन्नी लुगुन भी शामिल थे। जिसके बाद मधु कोड़ा ने अपने कार्यकर्ताओं को निर्दोष बताते हुए जांच के बाद उन्हें छोड़ देने को कहा था। लेकिन इसके उलट आनंदपुर पुलिस ने मधु कोड़ा के कार्यकर्ता को नक्सली केस में जेल भेजने की धमकी दी थी और यहीं से मधु कोड़ा उखड़ गए। अब हालात ऐसे हैं कि मधु कोड़ा अपने ही गठबंधन सरकार के पुलिस पर आम जनता के साथ अन्याय और क्रूरता करने का गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मधु कोड़ा ने सीधे तौर पर आनंदपुर के थानेदार को किसी राजनीतिक दल का एजेंट बता दिया है। आप खुद पूर्व सीएम मधु कोड़ा के तेवर को देखिए, उनके भाषण को सुनिए और बताइए कि क्या ये झारखंड की असली तस्वीर को मधु कोड़ा बता रहे हैं या फिर इसमें भी कोई राजनीति है। आप नक्सल है, नक्सल के नाम से किसी को भी जेल भेज दो, नक्सल नाम से किसी से भी लोग उठा लो, गलत सलत रिपोर्ट बना करके आज ये लोगों को यहाँ से जेल भिजवा रहा है, जेल भेजने का धमकी दे रहा है। इसलिए मैं चुनौती दे रहा हूँ कि ये सब समय रहते सुधर जाए। थाना चलाना है तो थाना चलाए, राजनीतिक पार्टी नहीं चलाए। हम लोग राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता है, तो हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से जो कानून है, जो नियम है, जो जनता की आवाज है, उसको हम लोग ईमानदारी से हम लोग उठाएंगे। इस प्रकार से अगर कोई प्रताड़ित करने का कोशिश करेगा तो ईंट से ईंट बजा देंगे, उसके लिए कोई हम लोग पीछे हटने वाला नहीं है। रांची के समाहरण न्यायालय परिसर में रांची डीसी के द्वारा राज्य में बढ़ रहे डायन प्रथा और उससे जुड़े अपराधों पर रोकथाम और सामाजिक जागरूकता के उद्देश्य से जागरूकता रथ रवाना की गई। राज्य सरकार की पहल पर इस जागरूकता रथ के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत एक और जहां अंधविश्वास हटाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं कानून की मदद से इस प्रथा को जड़ से मिटाने के लिए दंडनीय अपराध का भी प्रावधान है। मौके पर रांची उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य सरकार की पहल पर लगातार डायन प्रथा को लेकर लोगों के बीच जागरूकता का काम किया जा रहा है। वर्तमान समय में इस प्रथा के अंतर्गत होने वाले सामाजिक कुरीतियों पर विशेष ध्यान रखते हुए उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। संदेह है आज के समय में यह एक दुर्भाग्य की बात है कि
5000 वर्ष की हमारी सभ्यता है, आज़ादी के 75 वर्ष बीत जाने के पश्चात भी आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां इस प्रकार के अंधविश्वास बहुत ज़्यादा प्रभावी हैं। जादू, टोना, तंत्र मंत्र, डायन बिसाही के चंगुल में आज भी बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं और दुर्भाग्य से इसके शिकार कमज़ोर लोग होते जा रहे हैं। आज भी हमारे गांव के कुछ छिपे हुए स्थलों में काफ़ी उम्रदराज महिलाओं को इस नौबत से गुज़रना पड़ता है और उनके साथ वाले ही लोग उनके साथ यह अन्याय करते जाते हैं। तो इस दिशा में राज्य सरकार के द्वारा काफ़ी कठोर कानून बनाए गए हैं और नियमित नए कदम उठाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से डायन बिसाही को आगे बढ़ाने वाले लोगों के विरुद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए और साथ साथ में इसका एक बहुत बड़े पैमाने पे प्रचार प्रसार भी ज़रूरी है ताकि लोग भी समझें कि गांव घर में होने वाले किसी तरह के नुकसान के लिए महिलाएं या ये लोग बहुत जिम्मेवार नहीं होते। जमशेदपुर के परसोडी थाना अंतर्गत गाड़ीवान पट्टी में लव इन रिलेशनशिप में रह रहे एक युवक को जब उसकी तथाकथित पत्नी ने 500 रुपए नहीं दिया तो नाराज युवक ने घर के बाहर बांस के सहारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। मिली जानकारी के अनुसार सुमित कालंदी पिछले 2 वर्ष से एक बच्चे की मां लक्ष्मी के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था। वह गाड़ी चलाने का काम करता है, साथ ही पिछले कुछ दिनों से वह बेरोजगार भी था। लक्ष्मी ने बताया कि बीती रात वह उसे 500 रुपए की मांग कर रहा था। इस पर उसने अपनी मजबूरी बताते हुए 200 रुपए देने की बात कही, जिससे नाराज होकर उसे थप्पड़ मारते हुए सुमित कपड़ा लेकर घर से चला गया। सुबह जानकारी मिली कि घर से थोड़ी दूर पर गड़े हुए बांस के सहारे ओढ़नी से फंदा लगाकर उसने आत्महत्या कर ली है। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं पूरी घटनाक्रम की जांच की जा रही है। दूसरी ओर मृतक की बहन ने अपने भाई की हत्या की आशंका जताई है। ऐसे में पूरा मामला पुलिस की जांच का विषय बना हुआ है। क्या हुआ था? बस पैसा मांग रहा था, जो पैसा उसको नहीं दे रहे थे। बोला 100-200 रुपया है, लेगा तो ले लो, लेकिन नहीं, हमको 500 रुपया चाहिए, ऐसे बोल रहा था। बस इतना बोला तो मेरे को एक झाप मारा तो और अंदर घुस के छिटकनी लगा लिया। तो उसको हम खाना खाने के लिए बाहर निकाले तो बाहर निकला तो कपड़ा पर लेके वो उधर चल गया। अब बार बार इधर खोजने आ रहे तो नहीं दिख रहा था। अच्छा, हाँ। फिर क्या पता चला? फिर उसके बाद सुबह पता चल रहा है ऐसे हुआ। कैसे लगा ओढ़नी से? मेरा तो जानते ही है, मेरे घर में सामान रखा है, एक ही साथ रहते हैं, कहाँ कपड़ा है कहाँ क्या हो तो जानते ही है। बस वही सब लिया और अपने ये हर एक बार ने कितना बार कोशिश करता है। उसका माँ लोग उनको रात ही को कॉल किए थे कि आपका बेटा ऐसे ऐसे बात कर रहा है, ऐसे ऐसे काम कर रहा है। रात ही में बुलाए थे। हाँ, रात में झगड़ा कर रहा था, खाली मतलब कुछ झगड़ा झट कुछ हुआ नहीं, खाली पैसे ही मांग रहा था। इधर जमशेदपुर के कदमा थाना अंतर्गत शास्त्री नगर स्थित टीनी टॉय प्ले स्कूल के शिक्षिका पर 3 वर्षीय बच्चे की पिटाई का आरोप लगाते हुए परिजनों ने कदमा थाना में शिकायत की है। वहीं स्कूल प्रबंधन की ओर से इस पिटाई की घटना से इनकार किया गया है। इस मामले को लेकर अभिभावकों के थाना पहुंचने पर पुलिस ने स्कूल प्रबंधन को भी थाना बुलाया और मामले की पूरी जानकारी ली। घटना की जानकारी मिलते ही अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉक्टर उमेश कुमार भी थाना पहुंचे। बच्चे की मां पूजा शुक्ला ने बताया कि 3 वर्षीय अर्थव शुक्ला टीनी टॉय प्ले स्कूल का छात्र है। किसी बात को लेकर मंगलवार को स्कूल में शिक्षिका ने बेटी की पिटाई कर दी। इस संबंध में परिजनों द्वारा स्कूल प्रबंधन से पूछे जाने पर स्कूल प्रबंधन ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, स्कूल में लगे सीसीटीवी कैमरे में छेड़छाड़ कर घटना वाली वीडियो ही डिलीट कर दिया गया है। उसके बाद थक हार कर उन्होंने कदमा थाने में शिकायत दर्ज कर दोषी पर कार्रवाई की मांग की है। ऐसा मार रही है बार बार बच्चे को, तो कह रही है कि बच्चा एक पॉटी किया हुआ था, उसके बगल में एक बच्चे का शूज़ रखा हुआ था, वो शूज़ को लेके गोल गोल घुमा रहा था, इसलिए मैंने मारा। मतलब ऐसे करके बहुत दिन उन्होंने एक्सक्यूज़ दिया अपना। जब लास्ट में मेरे बर्दाश्त का बाहर हो गया तो मैंने पूछा कि आप क्या चाहती हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा ऐसे कि हम आपके बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हैं। ये प्रिंसिपल रेखा गुप्ता जी से जो आर्गूमेंट हुआ मेरा, उसके बिहाफ पे उन्होंने बोला कि जब मैंने बोला कि आप कदमा थाना आ जाइए, हम भी थाना चलते हैं, वहाँ बैठ के बात कर लेंगे कि आप बच्चे को बार बार क्यों मार रही हैं इस तरह से। तो उनका कहना है कि नहीं, अभी हम थाना नहीं आएंगे, आप एक काम कीजिए, कल स्कूल आ जाइए। तो मैंने उस बीच में पूछा कि आपके स्कूल में सीसीटीवी कैमरा लगा है? तो कहती है हाँ लगा है, लेकिन मेरे को ऑपरेट करना नहीं आता, मेरा बेटा स्कूल से आएगा तो ऑपरेट करेगा, जो कि लॉयला में पढ़ता है। मैंने बोला ठीक है। तो जब मैं दूसरे दिन सीसीटीवी कैमरा के साथ छेड़छाड़ किया गया है, क्योंकि वो जितने कॉन्फिडेंस लेवल से फर्स्ट डे उन्होंने दिखाने से मना कर दिया,
और सेकंड है वो बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल से कह रही है कि आप देखिए सीसीटीवी कैमरा किस पे। प्ले स्कूल में पढ़ता है? ये मेरा बेटा टीनी टॉयज प्ले स्कूल में पढ़ता है, टीनी टॉट्स प्ले स्कूल। कहाँ पे है? ये कदमा शास्त्री नगर 4 नंबर में, पुआलटाल के बगल क्या में। नाम? इधर मामले को लेकर स्कूल प्रबंधन का कहना है कि बच्चा कपड़े का धागा मुंह में लेकर खेल रहा था। टीचर ने उसे ऐसा करने से मना किया। इसी को लेकर बच्चे ने अपने घर में जाकर ये कह दिया कि टीचर ने उसकी पिटाई की है। इसके अलावा बच्चे का अन्य छात्रों के साथ खेल खेल में मारपीट हुई थी। प्रबंधन ने कहा कि बच्चे की मां ने पीठ में पंजे के छाप की शिकायत की थी, पर जब उनसे ये कहा गया कि पंजे का छाप किसी बड़े का है या बच्चे का, तो उनकी मां ने ऐसा कुछ नहीं बताया। प्रबंधन ने आरोप लगाया है कि बच्चे की मां ने मीडिया और अपने पति के आर्मी में होने की धमकी दी। प्रबंधन ने कहा कि स्कूल के सीसीटीवी फुटेज में सब देखा जा सकता है। वहीं अभिभावक संघ ने इस घटना की निंदा करते हुए एजुकेशन राइट का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। मेरे स्कूल का नाम टाइनी टॉट प्ले स्कूल शास्त्री नगर में चलता है वो, ठीक है। इनका मामला क्या था कि 4 दिन पहले की बात है। इनका बच्चा एक मतलब शायद यूनिफॉर्म से ही वो धागा निकला होगा और धागा लेके ओठ के पास ऐसे ऐसे कर रहा था वो। तो हमारी टीचर ने उनको बस ऐसे किया और ऐसे सर पे ऐसे करके बोला, बेटा मत वो करो, तुम्हारा ओठ कट जाएगा, ठीक है। तो वो जब छुट्टी का टाइम हुआ तो उनके पेरेंट्स आए तो वो बच्चा बोला कि मम्मी टीचर हमको मारी है। तो वो जब मारी है बोला तो वो टीचर भी उनको बोली कि आपका बच्चा ना धागा लेके ऐसे ऐसे कर रहा था, ओठ कट जाता, इसकी वजह से हम उसको बोले कि बेटा ऐसे करके बोले कि तुम मत करो, मतलब तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। यही बात हुआ था और कोई बात नहीं हुआ था। दूसरे दिन वो फिर मेरे को फ़ोन की कि हमको सुबह में बोली कि मैम ऐसा ऐसा बात है। तो हम बोले ठीक है, हम देख लेंगे इसको। तो हम अपने स्टाफ से पूछे तो वो मेरे को फिर वो बात बताई। तो हम उसको बोले कि आगे से मतलब उनके बच्चों के साथ मत कुछ करना, कि बच्चे हैं, सब पेरेंट्स का दिमाग अलग अलग होता है, ठीक है। यही बात हुआ था और कोई बात। हाँ, हमको नहीं आता है, सही बात है, हमको नहीं आता है। आपने देखा सीसीटीवी? हाँ, हम देखे हैं फुटेज उसका। परसों हम बैठ के देखे थे। इनके बच्चा ना बहुत चंचल है, तो 3 बच्चों के साथ इनका फाइट हुआ था उस दिन। फिर उस दिन आरोप लगाई कि मेरे बच्चे पे 5 उंगली का निशान है पीठ पे। तो मैंने बोला कि आप लेकर वापस आओ मेरे स्कूल, ठीक है, मैं देखूंगी कि आपके बच्चे के बड़े का निशान है कि बच्चे का निशान। तो ये वापस नहीं आई। हम बोले फोटो भेजिए आप मेरे को, एक फोटो भी नहीं भेजी हम। इधर जमशेदपुर अक्षेस ने ट्रेड लाइसेंस को लेकर गुरुवार को एक बार फिर छापेमारी की। इस दौरान कई दुकानदारों से फाइन भी वसूला गया। अक्षेस की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप का माहौल देखा गया। बता दें कि ट्रेड लाइसेंस बनाने के लिए जिला प्रशासन और अक्षेस की ओर से कई बार कैंप लगाया जा चुका है, लेकिन कई दुकानदारों ने इसकी अनदेखी की और ट्रेड लाइसेंस नहीं बनवाया है। फिर उनके द्वारा धड़ल्ले से दुकान चलाया जा रहा है। इसके खिलाफ जमशेदपुर अक्षेस की ओर से गुरुवार को एक बार फिर शहर के कई इलाकों में छापेमारी की गई। इस दौरान जिन दुकानदारों के पास ट्रेड लाइसेंस नहीं पाया गया उन्हें फाइन भी किया गया और आगे जल्द से जल्द ट्रेड लाइसेंस बनवाने का निर्देश भी दिया। हमारी हो रहा है, बिल्डिंग मटेरियल रोड साइड में कोई रख रहा है उसके ऊपर फाइन हो रहा है, ट्रेड लाइसेंस चेक हो रहा है। तो इधर ट्रेड लाइसेंस के बारे में लोग जानते नहीं हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हमको तो लगता है यहाँ पर 75% से अधिक आदमी के पास लाइसेंस है। 25% आदमी ही है जो जिनको चेक करके पकड़ा जा रहा है। तो इस तरह का ट्रेड लाइसेंस का यहाँ क्या कैंप लगेगा? ये निश्चित कैंप द्वारा तो कोई लगाया गया था कदमा में कैंप लगाया गया। रानी कुदर कदमा क्षेत्र में ही आता है, तो वहाँ जाके बनवाना चाहिए था ना कैंप। एक बार नहीं, हमको तो लगता है कई बार लग चुका है। फाइन। इधर पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी में गुरुवार की सुबह एक सड़क हादसा हुआ, जिसमें यात्री से भरी बस एक ट्रेलर से सीधे जा टकराई है। इस सड़क हादसे में 2 खलासी और एक बस यात्री घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नोआमुंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना गुरुवार सुबह 5:30 बजे नोआमुंडी इंटर कॉलेज के पास घटी। बताया जा रहा है कि सूरज नामक बस उड़ीसा के बोलानी से जमशेदपुर जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान बस नोआमुंडी इंटर कॉलेज के पास आमने सामने ट्रेलर से टकरा गई। इस घटना में 2 खलासी और एक यात्री घायल हो गए, जिसे लोगों ने नोआमुंडी अस्पताल पहुंचाया। हालांकि हादसा कैसे और क्यों हुआ ये अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस घटनास्थल पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं घायलों का इलाज नोआमुंडी अस्पताल में चल रहा है। चक्रधरपुर के सेसा स्टेडियम में आरपीएफ की ओर से एक कार्यक्रम का आयोजन कर चक्रधरपुर रेल मंडल के सीनियर डीएससी ओंकार सिंह को विदाई दी गई। मालूम रहे कि सीनियर डीएससी ओंकार सिंह का तबादला खड़गपुर रेल मंडल में कर दिया गया है। विदाई समारोह में चक्रधरपुर रेल मंडल के महिला पुरुष आरपीएफ जवान बड़ी संख्या में मौजूद थे। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ओंकार सिंह का आगमन हुआ और उसके बाद मंडल के महिला पुरुष जवान की टुकड़ियों ने परेड करते हुए मंडल के निवर्तमान सीनियर डीएससी ओंकार सिंह को सलामी दी। वहीं ओंकार सिंह ने उनके
कार्यकाल में मंडल में उत्कृष्ट कार्य कर रेलवे की संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा करने वाले मंडल के विभिन्न स्टेशनों में तैनात 128 आरपीएफ जवानों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उन्होंने इस मौके पर चक्रधरपुर रेल मंडल में कार्य के अपने अनुभवों को आरपीएफ जवानों के साथ साझा किया। उन्होंने कहा कि 1 फरवरी 2020 को उन्होंने चक्रधरपुर रेल मंडल में योगदान दिया था। इसके कुछ ही दिन बाद देश में कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण कर लिया था। इस परिस्थिति में रेल परिचालन को सुरक्षित रखना एक चुनौती थी, जहां श्रमिक स्पेशल ट्रेन विभिन्न राज्यों से झारखंड की ओर चल रहे थे। विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए रेल यात्रियों की सेवा और रेल संपत्ति की सुरक्षा की गई। उनकी कोशिश रही कि मंडल के सभी आरपीएफ पोस्ट का नवीनीकरण कर उसे आधुनिक संरचना से मजबूत किया जाए। ओमकार सिंह ने सभी आरपीएफ जवानों को स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की अपील की। उन्होंने चक्रधरपुर रेल मंडल में रेलवे बोर्ड के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन नारकोस और जीवन रक्षा की कामयाबी पर सभी जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा कि आपके ईमानदारी पूर्वक कार्य से ऑपरेशन न सिर्फ सफल हुए बल्कि सफलता का इतिहास भी बना है। इसे आगे भी जारी रखना है। मैंने यहाँ पे 1 फरवरी 2020 को ज्वाइन किया था और उसके 1 महीने बाद में कोविड का फेज शुरू हो गया था और उस टाइम में देश सबसे ज़्यादा पैनिक कंडीशन में था और हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस टाइम में जो सबसे पहला लॉट चला था श्रमिक स्पेशल का, वो झारखंड के लिए चला था, झारखंड और बिहार के लिए। तो उनको हैंडल करना सबसे बड़ा चैलेंज था उस टाइम में। मैंने देखा है कि इसका चाहे हर जवान हो या ऑफिसर्स हो, उसने अपने रेस्ट की, अपनी छुट्टी की कुछ भी परवाह किए बिना श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को अटेंड किया। वहां पे जो भी पैसेंजर्स आते थे उनको सेफली घर पहुंचने के लिए मदद करवाई और उस खाना वितरित किया अपनी सैलरी के पैसे से। और ये सब चीजें जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो गौरवान्वित महसूस करवाती है हमको कि हाँ, हम एक अच्छे पोस्ट को रीच कर रहे हैं। उसके बाद रेलवे बोर्ड की तरफ से बहुत सारे ऑपरेशंस लॉन्च किए गए, जिनमें मुझे लगता है कि ऑपरेशन नारकोस, उसमें चक्रधरपुर डिवीजन ने पिछले 2 साल में जितना कॉन्ट्राबेंड सीज किया है वो एक इतिहास है और मुझे लग रहा है कि जल्द ही आने वाले सालों में उस इतिहास को आप लोग और बदलने की कोशिश करेंगे। वो आंकड़ा बढ़ता रहेगा और सेम ऑपरेशन जीवन रक्षा है तो उसमें बहुत सारे लोगों की जान बचाई है हमारे जवानों ने। और आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। नमस्कार।